नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में मंगलवार सुबह कोविड-19 से तीसरी मौत की खबर आई। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में 64 वर्षीय मरीज ने दम तोड़ दिया। इससे पहले कर्नाटक के कलबुर्गी और दिल्ली में एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामले भी सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या मंगलवार शाम 135 को पार कर गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बलराम भार्गव के मुताबिक देश में कोविड-19 का प्रकोप अभी दूसरे दौर में है और उसे टाला नहीं जा सकता है, लेकिन मगर अगर सावधानी बरतें तो इस फैलने से हम इसे रोक सकते हैं। और लेकिन क्या इस दौर की चुनौतियां हैं और जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में हमने मामलों को बढ़ते हुए या फिर संक्रमण के इस प्रभाव को बढ़ते हुए देखा है, उससे बचने के लिए आगे के लिए हमें किस तरीके की तैयारियों की जरूरत है और क्या चुनौतियां हमारे सामने और हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने नजर आने वाली हैं, उसको हम समझेंगे। और साथ ही दर्शकों के नजरिए से बहुत अहम होगा कि क्या हमें करना है और किस तरीके से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। डॉक्टर रमन गंगा हमारे साथ हैं, हेड हैं ईसीडी डिवीजन ICMR से। बहुत स्वागत है डॉक्टर रमन साहब आपका। स्टूडियो मेरे साथ हैं डॉक्टर SK जैन हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं NCDC से। स्वागत है सर। डॉक्टर संजय राय हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से। आपका बहुत स्वागत। शुरुआत में डॉक्टर रमन गंगा आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से अब जो आंकड़ा है 137 को छू चुका है और एक अच्छी खबर जो मिली है कि क्रॉस टेस्ट आप लोगों के जरिए जो जानकारी है कि करीब 500 लोगों के किए गए हैं, उनमें से जो पॉजिटिव है वो नंबर 0 है। यानी कि अगर हम फैलाव को देखें, संक्रमण को देखें, तो हम उम्मीद के लिहाज से जो कंट्रोल करने की बात हो रही थी उस दिशा में ठीक से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जो आपने कहा ये जो संख्या तो आपने बताई जी। ये संख्या तो बहुत बड़ी है, ऐसे मैं कभी नहीं बोलूँगा। दूसरी बात हमको एक समझना है कि हमारे यहाँ अभी भी लोकलाइज ट्रांसमिशन है, यानी जो इम्पोर्टेड केसेस है या जो केस पॉजिटिव है ऐसे लैब में पता चला है, उनके कॉन्टैक्ट्स में ही ये फैला हुआ है। लेकिन लोगों का ऐसा कहना रहता था कि क्या ये बीमारी ना समाज के अंदर फैल चुकी है, जिसका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या जिसका कांटेक्ट की भी हिस्ट्री नहीं है उन पेशेंट के साथ कि जिनको कोरोना वायरस की बीमारी लग चुकी है, तो उनमें भी शायद बीमारी फैल चुकी होगी। ये गलत, अभी तो पहले अंदाज जो आ रहे हैं सर्वेलेंस के, उसमें पता चल रहा है कि जिन पेशेंट्स को न्यूमोनिया हुआ है या उसको सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, जो ICU में एडमिट है कोई दवाखाने में, ऐसे 51 जगह पे हम लोगों ने टेस्ट किया और उसमें हमको जो पहले हफ्ते में जो दिख रहा है 500 सैंपल अभी तक हो चुके हैं। 500 में एक भी मरीज को कोविड-19 की बीमारी दिख नहीं रही है। इसका शायद एक अंदाज वो जो बता रहा है कि समाज के अंदर ये विषाणु उतना फैला नहीं है। यानी कहा जाए सर कि जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी कि जो दूसरे देश या वहां के संपर्क में लोगों से रहे हैं, सिर्फ वही अभी इससे संक्रमित या उसका अंदेशा है, ये साफ हो चुका है अब तक कि अगर ये क्रॉस टेस्ट को हम रिजल्ट को देखें तो। सही बात है, इसको हम क्रॉस टेस्ट नहीं, हम बोलते हैं सर्वेलेंस। सारी करके केसेस होते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वाले, उन लोगों में अगर दिखता था तो इसका मायना रहता था कि शायद ना वो कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन ये 500 पेशेंट्स के जो सर्वे हुए हैं 500 का, ये सर्वे तो कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ये बंद तो होना नहीं है, क्योंकि हमारा एक एम है कि हमको अगर वो कहीं होते हुए दिखा तो जल्दी से जल्दी हमको पता चले, वैसे हम स्ट्रैटेजीज हमारे कंट्रोल करने के बदल सके, इसलिए कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये 500 में एक भी पेशेंट नहीं मिला, इसका मायना ये अभी भी लोकलाइज ट्रांसमिशन है, ऐसे समझने में हम गलत नहीं रहेंगे। ओके मिस्टर जैन, दो चीज़ें जैसे कि डॉक्टर रमन ने कहा कि जो अब तक केसेस सामने आए 137, या तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर उनके साथ लोगों का सीधा संपर्क है, और जो 500 जो भी आप सर्विलांस टेस्ट का है उसके रिजल्ट से क्या ये हम माने आम दर्शकों के नज़रिए से कि जो संक्रमण का एक फैलाव की बात हो रही थी उसको फिलहाल
हम नकार रहे हैं वो कंट्रोल में है, और ये अभी हम ये कहें कि हम उस दूसरे दौर में ही है जहां पर संक्रमण फर्स्ट लेवल से ही शुरू होता है या फर्स्ट लेवल पर नजर आता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी हम दूसरे दौर में हैं जहाँ पे जो मरीज, जो पेशेंट्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं जो बाहर से आए हैं, या तो हमें उनमें मिल रहा है या उनके कॉन्टैक्ट्स में, क्लोज कॉन्टैक्ट्स में। और जो डॉक्टर गंगा खेतकर सर ने बोला है कि भाई 500 जो हमने सैंपल टेस्ट करे हैं सारे के, और उनमें से कहीं पे भी एक में भी नहीं मिला, ये एक बहुत अच्छी एनकरेजिंग खबर है हमारे लिए। इसका मतलब हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ लोकलाइज है, कम्युनिटी में नहीं है। तो इसमें हमें काफ़ी थोड़ा सा हमें संतोष मिलता है कि भाई हमारे पास और वक्त है, हम अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने मेजर्स को हमें और बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये लोकलाइज ट्रांसमिशन धीरे धीरे कम हो जाए। ओके डॉक्टर संजय, तो ये जो पोजीशन है, नंबर भले ही बढ़े हों, 137 तक पहुंच रहे हों, हालांकि 14 ऐसे लोग हैं जिनका इलाज ठीक से हुआ और वो अब संक्रमण के दौर से बाहर आ चुके हैं, जो लोग एडमिट थे। साथ ही साथ 500 जिसकी बात कर रहे हैं, ये टेस्ट जीरो, ये किस तरीके के संकेत देता है इस दौर में? और भारत जैसे देश में जो चिंता जाहिर है सबके जहन में और स्वास्थ्य विभाग के जहन में, डॉक्टर के लिहाज से ये नतीजे या ये रास्ता क्या इशारा कर रहा है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो अभी तक जो हालत है, और भारत सरकार ने जिस तरीके से प्रोएक्टिव रोल लेके शुरू से ही, जब चाइना से केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए, और जिस तरीके से प्रोएक्टिव रोल लेके हमने एयरपोर्ट, और ये बहुत कम देशों ने शुरू किया था, हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया था, और शायद वही उसी का नतीजा है। क्योंकि जिस फेज़ की हम बात कर रहे हैं, फेज़ 2, जिसमें सिर्फ लोकल ट्रांसमिशन है, पहला इम्पोर्टेड केसेज है, और ये सबको पता है कि शुरू में इम्पोर्टेड, तो वो फेज़ एक अलग होता है। अभी जब हम कंटैक्ट को ट्रेस कर पाते हैं, फेज़ 2 का मतलब यही है कि जब तक हम कंटैक्ट को ट्रेस, कोई अगर पॉजिटिव आता है तो उसको कहाँ से बीमारी आई, और वह और किन किन को दे सकता है जो उसके कंटैक्ट में, किन किन से मिला, कहाँ गया। ओके, जब तक ये ट्रेसिंग पॉसिबल है तब तक हम इसमें हैं। अच्छी बात है, अभी हमें अभी पता चला है, ये जो आपने अभी बताया कि 500 लोगों का जिनका टेस्ट किया गया, जो उनके कंटैक्ट में थे, जो अभी कोरोना, ये कम है। इसका मतलब कि हम जो है काफ़ी हद तक सही दिशा में जा रहे हैं, और भारत सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग से लेके ये सारे जो है वो कि लोकलाइज, ये जो लोकल हमारा ट्रांसमिशन है उस पर हम रहें, उसको जितना डिले कर लें शायद इस एपिडेमिक के लिए उतना अच्छा होगा। ओके डॉक्टर रमन, दो चीज़ें और, मैं अगर नंबर्स को देख रहा था, स्पेन, इटली या फिर चीन के ही शुरुआती हफ्तों में, और मैं कहूं कि तकरीबन 1 महीने या सवा महीने के बाद तक जो नंबर्स की संख्या थी, वो संक्रमण काल जो था वो काफ़ी कम था। सेकेंडरी या थर्ड लेवल जाने के बाद वो अचानक ज़्यादा फैला। ये जो अगला लेवल है, ये किस तरीके से दिखता है इन देशों में, और हमारे हालात या हमारी कंडीशंस वहां से कितनी अलग, और उसके लिए चुनौतियां किस तरीके की हैं? नहीं, आपने एक समझना है, तो चाइना को तो मैं छोड़ दूंगा, चाइना के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ तो ये नया इन्फेक्शन करके दिखा, उनको समझने में भी टाइम लगा होगा, इसलिए उनके स्ट्रैटेजी जो हुए उसका धीरे से इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसलिए बाद में के जो उन्होंने इंटरवेंशंस किए उसमें मिलिट्री का भी इस्तेमाल किया, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन किया, क्योंकि उनको कोई चारा नहीं था जी। वो देरी से उनका डायग्नोसिस हुआ कि कम्युनिटी में वो फैल रहा है। अब अगर आप देखें तो दूसरे जो देश थे, जैसे इटली है, यूएसए है, ईरान है, इन जगहों पे ये शायद देरी से डिटेक्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन देशों में बाहर दूसरे देशों में जाना ये आम बात होती है, और वो आम रहने की वजह से आपको अगर कोई दूसरे देश, जैसे चाइना भी है, चाइना में आप ट्रैवल करते हैं, बार बार जाते हैं, तो आपको ये बीमारी लगने का चांस बढ़ जाएगा। और इस किस्म के लोगों की संख्या वहाँ रहने की वजह से उन देशों में ये तेज़ी से फैलता हुआ दिखेगा। अब इसमें आप सोचते हैं कि बहुत लोग उनमें मर रहे हैं, जैसे इटली और ईरान में दिखाई देता है कि हर रोज़ मरने वालों की तादाद ये ज़्यादा है। दोनों देश में थोड़ा सा फ़र्क है। ईरान में हमको मालूम है कि ईरान का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना अच्छा है ऐसे हम बोल नहीं सकते, और उसकी वजह से मौत होने की जो चांस होता है
वो ज़्यादा रहता है। आप अगर उसी हिसाब से इटली में देखें तो इटली में परेशानी थोड़ी अलग किस्म की है। इटली में थोड़ी सी एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी उम्र में बड़े हुए वाले लोगों की संख्या जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा दिखाई देती है। और हमको ये भी पता है कि जब उम्र बढ़ती है तो इंसान को डायबिटीज़ होने का चांस, उसको ब्लड प्रेशर रहने का चांस, उसको कार्डियक हार्ट का कोई प्रॉब्लम रहने का चांस, या कोई किसी को दमे की शिकायत हो या कोई फेफड़े की बीमारी हो, ऐसा जो चांस होता है वो बढ़े हुआ रहता है और उसकी वजह से उनकी मौत होने का चांस ज़्यादा दिखाई देता है। इटली में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन फिर भी उस किस्म के लोग आ रहे हैं कि जिन लोगों में मौत का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए हमको इटली में भी ज़्यादातर लोग उस मौत के इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। ओके, डॉक्टर संजय राय, जो कंट्रोल आज हम देख रहे हैं ये इसी लेवल तक रहे या इसको और कम कर सके, या फिर ज़्यादा फैलने से अगर हम बचना चाहते हैं, किस तरीके के उपायों को आपको लगता है ज़रूरत है? अगर दुनिया के जिन देशों में हमने देखा जो उपाय अपनाया गया और क्या सक्सेसफुल रहे हैं? देखिए, भारत थोड़ा दुनिया के देशों से थोड़ा सा अलग है। एक शुरू से भारत की अलग से परंपरा रही है। अगर हम मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी की बात करें, स्पेशली जिस फेज़ में हम अभी गुजर रहे हैं, सो शायद एक जिम्मेवार नागरिक हम बने इस देश का तो ज़्यादा रोक सकते हैं। उसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिम्मेदार नागरिक का मतलब इसी देश को नहीं, पूरे विश्व को भी हम एक दिशा दे सकते हैं। जब भी कोई सिम्टम्स आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप हों, क्योंकि इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो आप सेल्फ आइसोलेशन के लिए घर पे रहिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार सभी लोग कह रहे हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह हर स्टेट का एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमें ये दिक्कत हो रही है, वो टेस्टिंग करेंगे। तो दो चीज़ करना है, सेल्फ आइसोलेशन कर देना है, और दूसरा जो है कफ एटिकेट, जिसको हम शिष्टाचार कहते हैं, कि कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी हो तो एक प्रॉपर शिष्टाचार होता है कि आप हमेशा उसको खांसते या छींकते समय जो है कवर कर लें। उसको उस टिश्यू पेपर को इमीडिएटली आप डस्टबिन में डालें, कवर डस्टबिन में हो, और हाथ को फिर जाके तुरंत साफ कर लें। इससे क्या होगा, क्योंकि कोरोना वायरस को देखिए कि कैसे फैल रहा है। सो दो ही है, तो ड्रॉपलेट से फैल, आपके खांसने छिंकने से, तो जब आप कवर करेंगे तो ड्रॉपलेट नहीं बनेगा। तो ड्रॉपलेट से एक तो डायरेक्ट होता है इन्फेक्शन, और दूसरा जो है आपका कंटामिनेट सरफेस को कंटामिनेट करते थे। हाथ कंटामिनेट होता है, हाथ टच करते हैं तो सरफेस कंटामिनेट हो जाता है। ये सिर्फ दो कर लें, शायद ये मोस्ट इफेक्टिव, और इस करंट सिचुएशन में मोस्ट इफेक्टिव ये होगा। सो देश के लोग सिर्फ ये कर लें कि अगर मैं बीमार पड़ रहा हूँ और इस तरीके का सिचुएशन है तो हम बाहर ना निकलें जब तक एसेंशियल ना हो जाए। हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़े, आपको बाहर जाना पड़ेगा किसी और काम के लिए, तो बाहर ना जाए, सेल्फ आइसोलेशन कर लें और कफ एटिकेट को मेंटेन रखें, मतलब ये जो शिष्टाचार को मेंटेन रखें, तो शायद बहुत जल्दी इस पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। कुछ कंडीशन में ये संभव नहीं है, हर बार ये संभव नहीं है कि आप घर पे ही रहें। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है ज़्यादा आप सीवियरली इल हो जाएं, या बिना एसिम्प्टोमेटिक आप हैं, सिम्टम्स नहीं है और आप बाहर जा रहे हैं। उस कंडीशन में तब लोगों के लिए है कि जो सरकार की तरह गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं कि हमेशा जो है थोड़ा डिस्टेंस लोगों से बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, जैसे बस और ये या कोई भी ऐसा फंक्शन ना करें। सो ऑलरेडी कई मेजर्स हैं, उनको फॉलो करें। जैन सर, एक और चीज़ जो है, क्योंकि कुछ मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि कुछ लोगों ने बाहर ट्रैवल किया, उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की। ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, और न सिर्फ आप अपने आप को बल्कि एक सोसाइटी की कंट्री को आप खतरे में डालते हैं। किस तरीके से एक पब्लिक, मैं कहूँ अवेयरनेस के लिहाज से, एक इंडिविजुअल का कर्तव्य यहाँ पर आपको लगता है देखना चाहिए कि अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री किसी की है और जिससे भी मिल रहा है, एटलीस्ट वो खुद जाकर सरकार को या एजेंसियों को बताए, ये ज़्यादा बेहतर तरीका हो सकता है कारगर? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत ही खतरनाक है कि भाई अगर आप बाहर गए हैं और उसके आने के बाद आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं या अपनी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री छुपा रहे हैं, आप किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो बाहर से आया है और बीमार हो गया है, तो वो दोनों ही कंडीशन में ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है। और ये ही एक वो वजह होगी जब कम्युनिटी में ट्रांसमिशन फैलने लगेगा हमारे यहाँ। अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी, जैसे डॉक्टर राय ने कहा, अपनी जिम्मेदारी समझे कि भाई आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, आप इमीडिएटली हेल्पलाइन पे बताइए कि आपको ये बीमारी हो गई है और आप फलाना कंट्री से आए हैं या आप एक पर्टिकुलर आदमी से मिले हैं, उसके बाद आपको ये इस तरह का सिम्टम है,
तो सरकार ने अभी पर्याप्त इस मामले में व्यवस्था करी हुई है कि आपके पास सारी हर स्टेट की कॉन्टैक्ट लाइन है, आपके पास नंबर है, आप नंबर से करिए, आपके पास कोई ना कोई जवाब आएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि आपको अगला स्टेप क्या करना है। तो किसी को भी किसी भी हालत में कभी भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं छुपानी चाहिए और अपनी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं छुपाए, नहीं तो सबसे ज़्यादा आप अपने को नुकसान करेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को करेंगे, अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स को करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट आपके घर वाले ही होते हैं। और स्पेशली जो बुज़ुर्ग माँ बाप होते हैं वो बहुत कॉन्टैक्ट में होते हैं, आपके क्लोज कॉन्टैक्ट में, और उनको काफ़ी होने का डर भी रहता है और वो काफ़ी उनको संक्रमित भी हो सकते हैं और उनको लिए डेंजरस भी हो जाता है। तो कभी भी किसी को अपना कोई हिस्ट्री ना छुपाएं, अगर बीमार हैं तो एकदम हेल्पलाइन पे बताएं और आगे की सहायता लें। डॉक्टर रमन सर, 2-3 चीज़ें एक एक करके मैं समझना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो एक पहले कहा जा रहा था कि जो पीरियड है 14 दिन का, एक टाइम लाइन दी गई थी जब शुरुआत हुई थी अलग अलग देशों में, क्या इसे कुछ बदला गया है WHO या फिर भारतीय जो मानकों के लिहाज से, या अभी भी वो 14 दिन का ही पीरियड है? नहीं, अभी भी वो 14 दिन का ही पीरियड है। एक चीज़ हमको याद रखना है, अगर कुछ भी एविडेंस बाद में आया जिससे हमको ऐसे लगता है कि 14 दिन के बजाय हम कम कर पाए, तो भी कम करने से अच्छा ये है कि उसको थोड़ा ओवर किल करें। जितना लंबा रखेंगे उतना जो चांस रहेगा कि किसी के इसमें शरीर में वो ज़्यादा लंबी देर रहेगा, वो भी कवर हो जाएगा। ओके। और दूसरा सर, एक और चीज़ है कि जिस लेवल पे हैं और जो थर्ड लेवल की बात हो रही है, मैं कई लोगों के एक्सपर्ट के जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके कोट पढ़ रहा था कि इस लेवल से और अगले लेवल के जो बीच का फासला है वो क्या है, और अगले लेवल पे जाने से क्या कुछ बदलाव दिखेगा और क्या बदलना हमें चाहिए होगा, यानी कि एज अ हेल्थ डिपार्टमेंट या एज अ कम्युनिटी, एज अ इंडिविजुअल। सही है। जैसे हमने सेकंड लेवल का जैसे आपको बताया, सिर्फ 2 किस्म के लोग हैं जिनकी वजह से ये बीमारी फैलेगी। तीसरी लेवल जब आती है, वो तीसरी स्टेज में क्या होगा, हम ये बीमारी कैसे फैलती है अगर देखने जाएं तो समझ लीजिए एक समाज के अंदर एक आदमी है, उसको बीमारी लगी है, उससे अगर आप पूछेंगे कि क्या आप बाहर गए थे, तो वो बोलेगा मैं नहीं कभी गया। उसको अगर आप पूछे कि किसी ये कोविड-19 का जो लैब कंफर्म केस है उसके संपर्क में आए हैं, तो वो बोलेगा मैं नहीं आया। फिर भी उसको बीमारी लगे हुई दिखती है, यानी उसका सोर्स जो है उसका हमको पता नहीं चलता, और उसकी वजह से अगर दूसरे इंसान को हुई तो हम ये समझते हैं कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन होना शुरू हो गया। अब कम्युनिटी में जब ट्रांसमिशन होता है तो आपकी जो पुरानी स्ट्रैटेजी थी जिसमें आपने क्या किया, ये इम्पोर्टेड केसेस हैं इसलिए आपने एक ठहरा लिया कि अपने देश में जितना हो सके विदेश से आने वाले लोगों की संख्या कम हो जाए। कौन से लोग? उन देशों में के लोग कि जहां ये कोविड-19 बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जा रहा है। लेकिन वहाँ का रोकथाम जो था, वो रोकथाम तो हम पहले और दूसरे स्टेज में करना शुरू कर दिए, लेकिन जब वो अपने कम्युनिटी में आएगा तो उनको सिर्फ रोक के हमको फ़ायदा नहीं होगा, हमको और आगे के स्ट्रैटेजीज लगाना पड़ेगा कि ये समाज में जो लोग हैं उनको मैं कैसे जल्दी पहचानूं, उनको मुझे कैसे टेस्ट करना पड़ेगा, और उसको टेस्ट करने के बाद में उसको आइसोलेट करने की कोशिश करना पड़ेगा। यानी इसका मायना क्या होगा कि जब वो समाज में फैल जाएगा तो एक्सेस टू टेस्ट विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट इशू। ओके, एक लास्ट सर चीज़ और, इम्यूनिटी को लेकर काफ़ी बातें कही जा रही हैं, और दूसरा मैं समझना चाहूँगा कि जो पेशेंट ठीक हुए हैं, कोई ड्रग लाइन स्पेसिफिक, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं, ऑफिशियली मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई इसमें फिक्स ड्रग लाइन की बात हुई है या फिर केस टू केस ये डिफर कर रहा है? अब 2 चीज़ें आपने पूछी, लेकिन ये ड्रग्स का पहले जवाब दे देता हूँ जी। ये जो ड्रग्स हैं उसके खिलाफ इस्तेमाल जो हो रहे हैं, हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी करके ICMR की एक इंस्टीट्यूट है, उसमें हमने डॉकिंग स्टडीज़ की है, जो कंप्यूटर के ऊपर मॉडलिंग होता है और जिसमें ये पता चलता है कि अगर कोई मेरे पास दवा है
वो किसी विषाणु के खिलाफ काम कर सकेगी क्या, उसको बच्चे पैदा करने देगी या नहीं। उसमें हमको पता चला कि ये बूस्टेड लोपिनावीर यानी रिटोनावीर लोपिनावीर जो एड्स के मरीजों में हम दवा देते थे, वो दवा शायद सबसे अच्छी काम करेगी, क्योंकि इसमें ये प्रोटीएज करके जो एंजाइम होता है उसके खिलाफ ये दवा काम करती है। तो हमने एक रेकमेंड किया कि हमारे पास संख्या ज़्यादा नहीं है, संख्या पेशेंट्स की ज़्यादा न रहने से हम ट्रायल नहीं कर पाए, लेकिन हम ये तो कर पाएंगे कि ये एक्सपेरिमेंटल थेरेपी जो पेशेंट सीरियस हो रहा है, जिसके इसमें बीमारी के लक्षण बहुत तीव्र नज़र आ रहे हैं, उनको तो कम से कम हम ये दवा दें और उनका जो डेटा होगा वो डेटा हम कलेक्ट करें और उससे कुछ अंदाज हम बांधने की कोशिश करें। अगर जल्दी से जल्दी हमको 30-40 एक पेशेंट में पता चला कि ये लोपिनावीर जो है अच्छे काम करता है, तो हम उसको क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में भी लेके जा सकते हैं, इसमें शक नहीं। अब आप अगर बाहर के लोगों में देखा, बाहर के देशों में देखा, तो बहुत सारे अलग अलग किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल भी हो रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो रिज़ल्ट दिख रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल के, वो अभी भी आना बाकी है। हम उसका इंतज़ार करेंगे। अगले 1 महीने में चाइना में जो 77 उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, शायद अगले महीने में उनके रिजल्ट्स आना भी शुरू होगा और उसमें हमको ये आसानी होगी कि हम हमारे मरीज़ों में कौन सी दवा इस्तेमाल करें, ये इसका समझ बूझ के हम डिसीजन ले पाएंगे। या नई कोई दवा अगर खोजना है तो वो इन दवाओं को छोड़ के दूसरी दवा ट्रायल मोड में लेके जाना है, ऐसे समझ में आने के लिए भी हमको काम में आएगी। ओके, डॉक्टर संजय राय, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपका चाहूँगा कि जो अगले स्टेज की उन्होंने बात की, एज अ मेडिकल प्रोफेशन के लिए वो चैलेंज कहीं से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि टेस्टिंग जैसे कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उससे बचने के लिए चुनौती के तौर पर अगर प्रिकॉशंस की मैं बात करूँ, क्या कुछ हो सकता है इंडिविजुअल के लिए, अगर सलाह देना चाहें आप? देखिए, इस फेज़ को हम जितना लंबा करेंगे, क्योंकि तब हेल्थ सिस्टम पे उतना लोड नहीं आएगा। अगर मान लीजिए 10 से 15% जो हमारे पास एविडेंसेज हैं कि लोग सीवियरली हो रहे हैं, जिनको सारी डॉक्टर गंगा खेड़कर ने बताया कि सीवियरली एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जिनको हो रहा था, सो वो जो है उतने लोगों के लिए वेंटिलेटर और ये इवन कुछ के लिए भी, तो उस फेज़ में जितना हम डिले करेंगे, क्योंकि सेकेंड फेज़ में रहेंगे तो लोगों का इन्फेक्शन होता रहेगा। सो एक लेवल पे इन्फेक्शन होता रहेगा, भले ही 1 साल के अंदर जो है हम कम्युनिटी को इन्फेक्ट करें। और ये थर्ड फेज़ का मतलब कि सडन पीक बढ़ता जाएगा। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा चाहिए, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए। और ये सो बेटर यही है कि हम जितना डिले कर पाएँ, और जो कदम हमारा बढ़ रहा है, जैसे हमने सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीटिंग्स या जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद कर दिया है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिया है, तो इस समय सेकेंड फेज़ के लिए वही ज़रूरी है कि हम ना ये कर पाएँ और यहीं पर रोक लें। हाँ, आप करेंगे रफ्तार धीमी कर दें। इस देश के लोग, और हमें पता है इस देश के लोग कर सकते हैं रियली, अगर सभ्य समाज में रह रहे हैं हम और अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को, समाज के लोगों को बचाना है, तो उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम जानकारी वाले शो में शामिल होने के लिए, बताने के लिए कि दर्शकों की असल में ये जो कोविड-19 की बात हो रही है या फिर इससे जो संक्रमण की बात है, अलर्ट रहें, सावधानी बरतें, लेकिन डरे नहीं और अफवाहें न फैलाएं। और जो सरकार की ओर से गाइडलाइंस हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट जो एडवाइजरी जारी कर रहा है, उनको आप हल्के में न लें, उसको पालन करें और कोशिश करें कि दूसरों को भी आप प्रेरित करें कि वो उनका पालन करें, ताकि हम आप इस पूरे समाज और देश को इस संक्रमण से तेजी के साथ बचा पाएं और इसे हरा पाएं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।